यस, सेक्शन 54G। 54 की अगर हम बात करें तो 54 की सीरीज में ये लास्ट सेक्शन है हमारा। ठीक है, क्या कह रहा है ये सेक्शन सुनिए। ये कह रहा है कि अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ है, अब क्या है, आप इंडिविजुअल है या फिर आप एचयूएफ है, ठीक है, और आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, तो इन दैट केस हम आपको एक एग्जम्पशन का ऑफर दे रहे हैं। क्या ऑफर दे रहे हैं? हम ये आपको ऑफर दे रहे हैं कि आप उस पैसे से जो आपको यहाँ पे गेन हुआ होगा ना, वो गेन कैसा होना चाहिए? ओनली LTCG। इस पैसे से आप क्या करें? एलिजिबल कंपनी के शेयर परचेज करें। इस पैसे से आप क्या करें? एलिजिबल कंपनी के शेयर परचेज करें। ठीक है, अब अगर आप इस एलिजिबल कंपनी के शेयर परचेज करते हैं तो हम आपको एग्जम्पशन दे देंगे। कितनी एग्जम्पशन दे देंगे भैया? सर, जितना LTCG हुआ है वो, जितना पैसा आपने शेयर में लगाया है वो, ठीक है, और जितना नेट सेल्स कंसिडरेशन है वो, इनका रेशियो निकालना है। आपको याद है ऐसा ही एक एग्जामिशन पढ़ चुके हैं हम, ऐसे ही इस तरीके से। यस, वो हमने कहा पढ़ा था? 54F में पढ़ा था, राइट। तो दो ही सेक्शन ऐसे हैं जिसमें इस तरीके से एग्जामिशन दी जाती है, और बाकी सब में एग्जामिशन देने का तरीका सेम वही है कि जितना फायदा हुआ है और जितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है। बाकी दो में यहाँ पे प्रोपोर्शनेट वाला पॉइंट आता है। ओके ओके, तो दोबारा सुनिए। अगर आपने घर बेचा, आप इंडिविजुअल एचयूएफ हैं और आपको लॉन्ग टर्म फायदा हुआ, तो आप एलिजिबल कंपनी के शेयर परचेज कर लीजिए, हम आपको एग्जम्पशन दे देंगे। अब एग्जम्पशन कैसे देंगे वो तो देख लिया। लॉक इन पीरियड है क्या सर शेयर्स पे? यस है। कितने टाइम का? 5 इयर्स का, 5 साल का लॉक इन पीरियड। अच्छा, ओके सर, 5 साल का लॉक इन पीरियड है, ये भी समझ में आ गया, कोई बात नहीं। अब बस हमें एक चीज और बता दो, और वो क्या बताना है हमें? हमें ये और बता दो कि ये एलिजिबल कंपनी क्या है, बताओ। क्या ये जाने बिना काम हो सकता है? एलिजिबल कंपनी क्या है ये भी पता होना चाहिए। यस, तो एलिजिबल कंपनी क्या है, इसके लिए पहला पॉइंट बोला गया कि ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो SME हो। क्या हो? स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। ऐसी कंपनी जो क्या हो? SME हो, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है, एंटिटी, स्मॉल मीडियम एंटिटी, राइट। और इस कंपनी में 25% शेयर और मोर आपके पास होने चाहिए। इस कंपनी के 25% और मोर शेयर किसके पास होने चाहिए? आपके पास होने चाहिए। और ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, इसका मतलब, अगर ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब तो ये एलिजिबल कंपनी है, अदरवाइज एलिजिबल कंपनी नहीं। ओके, ठीक है सर। ये शेयर कितने टाइम में खरीदने हैं? ये शेयर कितने टाइम में खरीदने हैं? तो ये बोला गया बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न बढ़ने की ड्यू डेट से पहले पहले आपको ये शेयर परचेज कर लेने हैं। आई बात समझ में?
अच्छा, एक रिक्वायरमेंट और डाली कि जिस पैसे से आप कंपनी के शेयर परचेज करेंगे, कंपनी उन पैसे से क्या करेगी, परचेज करेगी प्लांट एंड मशीनरी विद इन 1 ईयर। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, हमें हमारे पैसे से कंपनी के शेयर परचेज करने हैं, वो भी रिटर्न बढ़ने से पहले पहले। ठीक है, और कंपनी को हमारे पैसे से, जब उसके पास हमारा पैसा आ जाएगा, तब से कंपनी को क्या करना है, प्लांट एंड मशीनरी खरीद लेने 1 साल के अंदर अंदर। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होगी तो हमें 54 GB की एग्जेम्पशन मिलेगी। कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट लगेगा या नहीं लगेगा, बोलो, कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि खरीदने का टाइम तो रिटर्न फाइलिंग से पहले तक का ही है, तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, राइट। प्लांट एंड मशीनरी परचेज, देखो बेसिकली क्या है, मैं आपको एक चीज बता दूं, इनडायरेक्टली बोला गया है कि ये कंपनी आपकी ही होनी चाहिए। बेसिकली ये चाहते हैं कि ये कंपनी हमारी ही हो, समझना ध्यान से। पहले ये जो लिमिट है ना 25%, ये लिमिट 50%, ठीक है, लास्ट ईयर इसको घटा के 25% किया गया है। तो इनका कहने का मतलब है कि आप क्या करो, आप ये करो, आप एक अपना घर अगर बेच रहे हैं और उससे आने वाले पैसे से आप एक कंपनी बनाओ, ठीक है, और कंपनी बना के उस कंपनी के शेयर तो खुद रखो और उस कंपनी में प्लांट एंड मशीनरी परचेज करो। तो ये हमें इंडस्ट्री में लाना चाहते हैं, समझ रहे हैं, बेसिकली फंडा ये है, इसलिए इन्होंने कहा, क्योंकि वरना कोई भी कंपनी हमारी बात क्यों सुनेगी, दूसरी कोई कंपनी हमारी बात क्यों सुनेगी। तो बेसिकली ये हमें बिजनेस में लाना चाहते हैं। तो ये कह रहा है आप ही कंपनी बनाओ, आप उसके 75% दूसरों को बेच सकते हो, 25% आपको एटलीस्ट रखना है, ज्यादा रखना चाहो आपकी मर्जी है, और ये कंडीशन फुलफिल करनी है। नए शेयर को मिला के 25% है ना, नए शेयर क्या कंपनी नहीं है बेटा, नए शेयर पुराने शेयर क्या है, कंपनी ही नहीं है। हमारे पास उस कंपनी के टोटल शेयर के 25% होने चाहिए। हमारे पास हमें कितने परचेज करने हैं, उस कंपनी के टोटल, ओके। चलो, तो ये हमारा सेक्शन 54 के अंदर जो एग्जाम्पशंस आती है वो कंप्लीट होती है। एक बार यहां तक किसी के कोई डाउट है तो बताओ, बता दीजिए एक बार। सर हाँ, सर वो अमेंडमेंट ना सर कि एक घर से 2 घर खरीदने वाली, तो सर उसका एक एग्जांपल बता दो ना। एक घर से 2 घर का एग्जाम्पल बताया तो था उस दिन, क्या नहीं आपने? सर। हेलो। आपने एक घर बेचा, हाँ है सर। ना, उससे आपके पास 50 लाख रुपए आए, और आपने 2 घर खरीद लिए 20-20 लाख के, तो अमाउंट इन्वेस्टेड 40 लाख हो जाएगा, बस अच्छा ठीक है सर। हाँ सर। इतनी ही तो बात है ना, ओके सर। बस। चलिए बेटा, आगे देख लेते हैं हम। आगे हमारे पास 3 छोटे छोटे सेक्शंस और हैं, 54 की उसमें नहीं है, 54 की सीरीज में नहीं है, सीरीज दूसरी है, पर 3 सेक्शन हमारे पास और है, वो और कर लेते हैं तो हमारा ये चैप्टर ही खत्म होने में आ जाएगा, राइट। चलिए, सेक्शन है बेटा हमारा नेक्स्ट 1037, ठीक है। सेक्शन 1037 क्या कह रहा है, सेक्शन 1037 ये कह रहा है कि अगर कंपल्सरी एक्विजिशन होता है, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड,
कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर है तो क्या हो? अगर कंपल्सरी एक्विजिशन है, आपको ध्यान होगा हमने बोला था कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल सिटी नहीं है, तो उसकी तो बात ही खत्म हो गई। और जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल सेट है, तो अगर उसको बेचा जाता है तब तो वो 50B में कवर हो जाती है, 54B में। और अगर कंपल्सरी एक्विजिशन होता है तो फिर वो यहाँ कवर हो जाती है। और यहाँ आपको उसके बदले में क्या मिलेगा? जाहिर सी बात है कॉम्पनसेशन मिलेगा, और ये कॉम्पनसेशन आपके लिए एग्जम्प्ट होता है टोटली अंडर सेक्शन 1037। बोलिए, ठीक है। ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। दोबारा सुन लीजिए, ये सेक्शन कह रहा है कि अगर आपके पास अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है और उस लैंड को गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है, कंपल्सरी एक्विजिशन कर लेती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट आपको क्या देगी? कॉम्पनसेशन देगी। अब वैसे तो गवर्नमेंट जब हमारी कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करती है तो हम उसे क्या मानते हैं? ट्रांसफर मानते हैं और कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं। तो हालांकि कैलकुलेशन यहाँ भी होनी चाहिए थी, पर एक अलग सेक्शन बना के 1037 इस कैपिटल गेन को एग्जम्प्ट कर दिया गया, और वो भी 100%। ठीक है, तो यहाँ पे खास बात क्या है सुनना, 54 में हमारे पास ये कंडीशन थी कि हमें पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है तो एग्जम्पशन मिलेगी, पर सेक्शन 10 वाले में जो सेक्शन आएंगे उनमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है, उसमें 100% गेन जो भी होगा वो टैक्स फ्री ही होगा। ओके, ठीक है। इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सारी लिखी हुई रहेगी कि कैपिटल एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, इतनी तारीख को खरीदी थी, ये सब नहीं 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 प्रियंका, गलत चले गए। 54B अप्लाई होगा तो 54B ही अप्लाई होगा, क्योंकि वो है बेचने के केस में और ये है कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में। दोनों चीजें अलग अलग है ना। जैसे घर बेच के घर लेते हैं तो 54, ज्वेलरी बेच के घर लेते हैं तो 54F। ठीक है, तो वैसे ही अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को बेचा गया तो 54B, और कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ तो 1037। ओके, नेक्स्ट आ जाइए 1037A। 1037A ये भी थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है ये सुनो। ये बात कर रहा है लैंड पूलिंग स्कीम। क्या बात कर रहा है? लैंड पूलिंग स्कीम। आप कहोगे सर ये क्या है? ठीक है, तो समझिए इसको, ये क्या है। देखिए, एक स्टेट था हमारा पहले जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी, क्या थी पता है किसी को? हैदराबाद। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश का पार्टीशन हुआ, और जब पार्टीशन हुआ तो हैदराबाद चला गया किसमें? एक नए स्टेट में अंदर, जिसका नाम क्या है? तेलंगाना। राइट, तो थोड़े दिन तो क्या रहा, थोड़े दिन तो ये कॉमन कैपिटल रहा, राजधानी रहा दोनों स्टेट की, तेलंगाना की राजधानी भी और आंध्र प्रदेश की राजधानी। बाद में आंध्र प्रदेश ने एक नई राजधानी बनाई। अभी पता है किसी को आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? हाँ जी, अभी पता है किसी को आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है?
नहीं, चंचल, अभिनव, प्राची, आपके कोई रिप्लाई नहीं आ रहे बेटा। ओके, तो तेलंगाना और में चला गया हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी अमरावती। ठीक है, अमरावती। अब जब अमरावती नई राजधानी बनानी पड़ी तो सोचो क्या इसमें गवर्नमेंट को बहुत सारी लैंड रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि राजधानी में गवर्नमेंट को बहुत चीजें बनानी पड़ती है ना, विधानसभा बनानी पड़ती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट को इसको राजधानी बनाने के लिए बहुत सारी लैंड रिक्वायर्ड। ठीक है, अब अगर गवर्नमेंट चाहती तो कंपल्सरी एक्विजिशन कर सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है, पर कंपल्सरी एक्विजिशन करने के लिए जाहिर सी बात है पैसा चाहिए होगा, कॉम्पनसेशन चाहिए होगा ना। पर गवर्नमेंट कहती है कि इतना पैसा भी नहीं है हमारे पास, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होगा, तो इसलिए कंपल्सरी एक्विजिशन वाला तरीका नहीं अपनाया गया, उसकी जगह एक दूसरा तरीका अपनाया। क्या? एक स्कीम चलाई जिसका नाम क्या रखा गया? लैंड पूलिंग स्कीम, LPS। इसमें ये बोला गया कि जिसके पास भी यहाँ पे जमीन है, ठीक है, जिसके पास भी यहाँ पे जमीन है 2 जून 2014 को लैंड एंड बिल्डिंग जिसके पास है, हम उसकी बिल्डिंग एक्वायर करेंगे अंडर LPS और उसको उस जमीन के बदले में क्या दे देंगे? सर्टिफिकेट दे देंगे। पहले तो एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि हमने आपकी जमीन ली है, इतनी जमीन ली है, इस बात का ये प्रूफ ले लो आप हमसे। ठीक है, उसके बाद में जब ये सर्टिफिकेट दे दिया गया तो थोड़े टाइम बाद इस सर्टिफिकेट के बदले में आपको क्या कर दिया गया? न्यू लैंड अलॉटेड, नई जमीन अलॉट कर दी गई। ठीक है, तो पहले आपसे जमीन ले ली, उसके बदले में सर्टिफिकेट दे दिया और सर्टिफिकेट वापस लेके उसके बदले में जमीन दे दी। नहीं, बात समझ में आ गई? यस। अब आपकी पुरानी जमीन चली गई और पुरानी जमीन के बदले में नई जमीन आ गई। अभी तक की इतनी कहानी है, बताओ यहां तक बात समझ में आ गई? यस। तो इस पुरानी जमीन से जाने और नई जमीन के आने, इसके लिए जो कैपिटल गेन हुआ, क्योंकि कैपिटल गेन तो होना ही था यहाँ पे भी, कि एक तरीके का कॉम्पनसेशन है ना, नई जमीन आएगी तो उसकी वैल्यू को क्या मानोगे आप? नई जमीन आएगी तो उसकी वैल्यू को क्या मानोगे? सेल कंसिडरेशन मानोगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो भी गेन यहाँ पे होगा, गवर्नमेंट ने ये वादा किया हम उसको टैक्स फ्री कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो सिचुएशन बनी। कुछ लोगों ने जो नई जमीन मिली थी उसे बेच दिया, बोला कि साहब हमें तो पसंद नहीं आई, तो मार्केट में बेच दिया। और कुछ लोगों ने जमीन रख ली, पर जो टैक्स फ्री करना था, क्या वो दोनों के लिए करना था? ध्यान से समझना इस बात को। गवर्नमेंट ने 2 साल का टाइम दिया। क्या? 2 साल का टाइम, विद इन 2 years। गवर्नमेंट ने कहा कि नई जमीन मिलने से 2 साल के अंदर अंदर जो भी आपको गेन होगा वो हम आपका माफ कर देंगे। जो भी गेन होगा हम क्या कर देंगे? उसको माफ कर देंगे। तो जिसने बेच दी नई वाली जमीन, उसको तो जो भी प्राइस मिला वो टोटली टैक्स फ्री हो गया। बोलो हाँ या ना? भाई जिसने सोल्ड कर दिया उसके लिए तो वो एग्जम्प्ट हो गया बस। नई पुरानी जमीन पे जो भी फायदा हुआ टोटली टैक्स, ना नई पे टैक्स ना पुरानी पे टैक्स। ओके, पर जिसने नहीं बेचा, जिसने कहा कि नहीं मैं जमीन रखूंगा, उसको ये फायदा कैसे दिया जाए कि उसके भी 2 साल तक का टैक्स माफ हो जाए? समझ पा रहे हैं बात को? तो उसके लिए क्या बोला, देखो
उन्होंने कहा कि जो स्टैंप वैल्यू है एज ऑन एंड ऑफ 2 years, 2 साल के खत्म होने पे जो स्टैंप वैल्यू है, हम उसे आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेते हैं। बताओ, तो क्या इससे फ्यूचर में जब भी इसको बेचेंगे तब टैक्स आगे वाले पे लगेगा, पुराने पे तो नहीं लगेगा? ठीक है, मैं एक एग्जांपल से इसको और इलस्ट्रेट कर देता हूं, सुन लीजिए। आपने यहाँ पे 5 लाख में कोई जमीन ले रखी, गवर्नमेंट ने आपके जमीन लेके आपको सर्टिफिकेट दिया, सर्टिफिकेट के बाद नई जमीन, उस नई जमीन को आपने 2 साल के अंदर अंदर बेच डाला। कितने रुपए में? मान लीजिए 12 लाख। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा ये 7 लाख का फायदा आपके लिए टैक्स फ्री, जाओ कोई बात नहीं, ये 7 लाख रुपए आपके लिए एग्जम्प्ट है। तो आपका तो हो गया काम। एक दूसरा पर्सन था, उसने बेची नहीं, तो उसको बोला गया कि 2 साल एंड होने पे इसकी स्टैम्प वैल्यू कितनी है? 12 लाख रुपए। उसने भी 5 लाख में खरीदी थी, तो कहा तुम्हारा भी ये 7 लाख का बेनिफिट टैक्स फ्री, तो इसलिए हम तुम्हारी कॉस्ट कितनी मान रहे हैं? 12 लाख। तो अब फ्यूचर में तुम जब भी बेचोगे, सपोज इसने फ्यूचर में 15 लाख में बेची, तो इसको टैक्स कितने में देना पड़ेगा? इसको तो 3 लाख पे देना पड़ेगा, बस ऑटोमेटिकली हो गया ना टैक्स फ्री। तो जिसने बेच दी उसके लिए तो टैक्स फ्री, और जिसने नहीं बेची उसके लिए 2 साल के एंड पे जो वैल्यू थी उसे उसकी कॉस्ट मान लिया गया। That's it. बता दो एक बार, यहां तक क्लियर है क्या? डन? ओके, लास्ट सेक्शन पढ़ रहे हैं हम, एग्जामिनेशन का लास्ट सेक्शन पढ़ रहे हैं, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 1038, और एक सेक्शन और यहाँ पे हम ले रहे हैं साथ में 112A। ठीक है, इस सेक्शन को समझने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा पुराना बैकग्राउंड समझाता हूँ। ये सारी कहानी है कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स, सारी कहानी इस पे टिकी है। क्या बोला गया कि अगर आपने कोई शेयर परचेज किए, आपने कोई शेयर्स परचेज किए, ठीक है, और शेयर परचेज करते टाइम पे आपने एसटीटी पेमेंट किया। एसटीटी समझते हैं? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, आपने उसका पेमेंट कर दिया। ठीक है, और फिर उन शेयर को अपने पास होल्ड किया, और फिर उन शेयर को बेच दिया, सोल्ड कर दिया। थ्रू इसके थ्रू? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, बीएससी, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में उसको बेचा। जब आपने उनको बेचा तब भी आपने उन पे क्या पे किया? एसटीटी पे किया, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया, राइट? ठीक है, अब अगर आपको इन शेयर को बेचने से एसटीसीजी हुआ, तब तो वो जाएगा सेक्शन 111A के अंदर। ठीक है, मैं तीनों सेक्शन ही ले लेता हूँ। सेक्शन 111A। और अगर आपने उसको बेचने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया,
तो वो जाएगा 112 ए में। शॉर्ट टर्म हुआ तो 111 है, लॉन्ग टर्म हुआ तो 112 है। ठीक है, अब इसमें जो आपने शॉर्ट टर्म कमाया है, इस पे जो टैक्स रेट लगेगी शॉर्ट टर्म पे, वो सीधी लगेगी 15%। अभी तक हमने जितनी भी इनकम पढ़ी है, किसी भी इनकम की टैक्स रेट नहीं पढ़ी है, राइट? पढ़ी है क्या? अभी तक हमने जितनी भी इनकम पढ़ी है उनकी टैक्स रेट थोड़ी पढ़ी है, नहीं, क्योंकि उन सब पे कॉमन रेट लगेगी लास्ट में, पर इस पे स्पेशल रेट है, इसलिए हमें यहाँ पे रेट पढ़नी पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बोला गया अगर एसटीसीजी है तो 15% रेट है, और एलटीसीजी 112 ए में है, तो इसमें अप टू ₹1,00,000, अप टू ₹1,00,000 क्या है ये? एग्जम्प्ट है। पहले क्या होता था, सेक्शन 1038 के अंदर ये वाला फायदा, ये वाला गेन टोटली टैक्स फ्री हुआ करता था, चाहे 1,00,000 हो, 5,00,000 हो, या 50,00,000 हो, ये टोटली टैक्स फ्री हुआ करता था। तो टोटली टैक्स फ्री हुआ करता था, तो लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट मनी का खेल शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि 1,00,000 तक तो टैक्स फ्री है। ठीक है, और जो बैलेंस पार्ट होगा, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट 10%। तो टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट 10%। साथ ही साथ इस कैपिटल गेन को निकालने के लिए इंडेक्सेशन का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे आप, नो इंडेक्सेशन। ठीक है, नो इंडेक्सेशन। तो जब आप शेयर्स का कैपिटल गेन निकाल रहे हो, लिस्टेड शेयर्स का, ठीक है, तो अपन देखेंगे कि क्या वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदे गए और बेचे गए हैं। अगर हाँ, तो उनकी कैलकुलेशन अलग हो जाएगी, और अगर नहीं तो हमने जो पढ़ी है वो सेम कैलकुलेशन चलती रहेगी। ठीक है, 1,00,000 तक का कैपिटल गेन टैक्स फ्री रहेगा, 1,00,000 से ऊपर वाले पे 10% लगेगा, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 15% की रेट से टैक्स लगेगा। बोलो, यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, चलिए अब सुनते हैं आगे। नोट कर ले, हाँ बिल्कुल कर लो बेटा, नोट आराम से कर लो। ठीक है, ओके, तो एक बार मैं स्पेशल रेट बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। एलटीसीजी में क्या होता है, टैक्सेशन है ना, अलग रेट से होता है, तो मैं आपको वो रेट थोड़ी सी एक बार बता देता हूँ, एक बार सुन लीजिए ध्यान से। हमें फायदा या तो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा, राइट? लॉन्ग टर्म फायदा दो तरीके का हो सकता है। या तो शेयर से होगा, ये वाला, तो ये 111 ए में कवर होगा, और या किसी और चीज से होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना, सॉरी, 112 ए। ठीक है, लॉन्ग टर्म फायदा शेयर से हुआ तो 112 ए में आ जाएगा, अदर हुआ तो अदर रहे। शॉर्ट टर्म फायदा अगर शेयर से हुआ तो 111 ए में आ जाएगा, और अदर से हुआ तो अदर हो जाएगा, राइट? इस पे हमने कह दिया 10% की रेट है। ठीक है, इस पे हमने कह दिया 15% की रेट है। बाकी जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो सेक्शन 112 में आएंगे, और उस पे 20% की रेट है। ये भी स्पेशल रेट है, ये भी स्पेशल, ये भी स्पेशल, और ये भी स्पेशल। और बाकी जितने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इन पे नॉर्मल रेट जो बाकी सब इनकम पे लगती है, जो हमने एचपी पढ़ा, जो हमने सैलरी पढ़ा, तो उन सब पे जो रेट लगेगी वही रेट इस पे लगेगी। बताओ, यहां तक बात समझ में आती है? तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चंस देख लेंगे अपन कौन से बाकी हैं, वो क्वेश्चन कर लेंगे। कंसेप्चुअली ये चैप्टर आपका ओवर। 1038 में ही है बेटा ये एग्जामिनेशन जो है ना,
1 लाख। पहले 1038 में पूरी हुआ करती थी, अभी 1 लाख है। 112 में तो रेट है ना, 112 बोल रहा है ये 10% रेट के बारे में, 1038 बोल रहा है ये 1 लाख के बारे में, तो दोनों मिला के ही काम आ रहे हैं। समझ गए? पहले ही 100% हुआ करता था। आराम से सभी लोग एक बार रिप्लाई कर दो, क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं? साथ ही साथ मुझे ये भी बताओ एक बार कि हमने बेसिक रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, एचपी, बीएनपी एंड कैपिटल गेन तक टैक्स पढ़ लिया। क्या ख्याल है आपका टैक्स के बारे में? कैसा लग रहा है आपको और कितना समझ में आया अभी तक? तो भाई फटाफट रिप्लाई कर दो। अभी तक जितना टैक्स आपने पढ़ा है उसमें क्या लग रहा है आपको? टैक्स कैसा सब्जेक्ट है, आपको कितना समझ में आ रहा है, क्या है? ओके, ठीक है। राघव कह रहे हैं कि सर वैसे तो क्लियर हो जाता है और जब दोबारा देख लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाता है। और भाई करें तो भैया अपने को ही तो करनी है बेटा। ये कह रहे हैं सर प्रैक्टिस करें तो इजी, तो करनी अपने को ही है ना। ये जितने मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो मैं आपको सारे क्लास में करवाता हूँ, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैं आपको क्लास में करवा रहा हूँ। इसके अलावा आप स्कैनर के क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपको करने का मतलब ऐसा लगे कि मुझे और कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप वो कर सकते हैं। बोलो भाई फटाफट बोल दो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? प्राची एंड प्रियंका। प्रियंका कह रहे हैं सर अभी वापस स्टार्टिंग से कर रहे हैं टैक्स, जल्दी कंप्लीट कर ली है, वो तो एकदम अच्छे से आ गई है और डेली बेसिस पे हम पर करने पर भी सही लग रही है, इंटरेस्टिंग है। और प्राची कह रहे हैं सर क्लियर है। चलो, इसका मतलब अभी तक आपको टैक्स पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है, राइट? चलिए, अच्छी बात है। ओके, एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन कौन से कर लिए। पहले मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, फिर स्कैनर देखेंगे। देखिए कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, एक बार चेक करा दो फटाफट। फर्स्ट कर लिया है, सेकंड कर लिया है, थर्ड कर लिया है, फोर्थ कर लिया है, राइट? फिफ्थ नहीं किया था। फिफ्थ में एक चीज बता दूं मैं आपको, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इंडेक्सेशन नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको लिखाया था ना बॉन्ड और डिबेंचर का इंडेक्सेशन नहीं होता। बस बाकी तो सिंपल सा है, 1.45 में बेचा, ½ % कम कर दो, ठीक है, ब्रोकरेज में तो नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। ओके, और कितने में खरीदे इन्होंने? 1000 बॉन्ड 120 के हिसाब से, वो कम कर दो, बस हो गया काम। सिर्फ इंडेक्सेशन नहीं करना है, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें। ओके,
तो हो जाएगा ये क्वेश्चन सीधा। 6 हमने कर लिया था, 7 भी कर लिया था हमने, 8 कर लिया था, 9 कर लिया था, कॉम्पनसेशन वाला 10 भी कर लिया था, ये नहीं किया था। 11 बाकी है ना? यस ठीक है, 11 बाकी है। 12 कर लिया, 13 भी कर लिया है, 14 भी कर लिया है, राइट। फिफ्टीन कर लिया था ना? 11 कर लिया, अच्छा 11 कर लिया था क्या? नहीं, आई थिंक 11 नहीं किया अपन ने, मुझे जहां तक याद है अपन ने 11 नहीं किया है, चलो देख लेंगे। ओके, 15 नंबर कर लिया था, हाँ 15 कर लिया, यस 15 कर लिया था। 16 भी कर लिया था, स्लम सेल का था ना 16, यस स्लम सेल भी कर लिया था। हाँ 17 भी कर लिया था, 18 भी कर लिया था, 19 भी कर लिया था। 20 नहीं किया, ये हमें अगले चैप्टर में करना है जब हम सेट ऑफ पढ़ेंगे, ठीक है। 21 कर लिया हमने, उसके अलावा 25 कर लिया था हमने, और 26 कर लिया था हमने। बोल दो इनके अलावा कोई और बाकी है क्या? ओके, तो चलो फिर कल ही करते हैं, आज तो अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है। कल इनको करते हैं, कल की क्लास में इनको खत्म करके, कल की क्लास में इनको खत्म करके, और परसों से नया चैप्टर, मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, और आप भी ट्राई कर लेना, जो आपसे हो जाए वो कर लेना, मैं तो करवाऊंगा ही। ओके।